हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 18 मई 2021। अगर आप लोग द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हैं तो वहां पे एक जो एडिटोरियल में एक आर्टिकल छपी थी रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंट कॉलेजियम फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर जो इलेक्शन कमिश्नर दो होते हैं, उनके जो निर्वाचन पे, उनके जो अपॉइंटमेंट में ये एक इलेक्शन जनरली यहाँ पे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी कि एक कमेटी की थ्रू यहाँ पे अपॉइंटमेंट इनकी होनी चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल में मेंशन किया गया है। तो मेनली यहाँ पे कौन सी डिमांड है, इसके बारे में पास्ट में अलग अलग कमिटीज ने क्या क्या रिपोर्ट दी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी जो प्रोसीजर जो होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो होती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली एक पेटिशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो मेनली इसका ऑब्जेक्टिव था कि एक इंडिपेंडेंट कॉलेजियम जो है, उसके थ्रू जो है इलेक्शन कमिश्नर्स को उसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। तो इसमें काफी सारे आर्गुमेंट्स भी दी गई है यहाँ पे। तो मेनली देखिए कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज होती है, चाहे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो, इसके बारे में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। तो इन दोनों के अपॉइंटमेंट में भी ऐसी कोई कमिटी नहीं है जिस कमिटी के द्वारा इन काफी सारे लोगों के बीच में जो एक कमेटी बना के इन लोगों में से जो बेस्ट है उनको चुन के थ्रू प्रेसिडेंट के द्वारा उनको अपॉइंटमेंट दिए जाए, इन दोनों में नहीं है। लेकिन अगर बात करेंगे स्टैट्यूटरी जो प्रोविजंस है, यानी कि जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, थ्रू एन एक्ट उसको पास किया गया था, यानी कि वो इंस्टीट्यूशन को थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट पास किया गया था, चाहे वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो या फिर जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो। इन दोनों के अपॉइंटमेंट में क्या होती है कि कमिटी होती है, इन कमिटी के द्वारा जो उनकी अपॉइंटमेंट होती है। अभी देखिए यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसमें काफी सारे जो पोजीशन, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गई, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गई, ये सीधा जो प्राइम मिनिस्टर जो हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, उनके रिकमेंडेशन पे किए जाते हैं। तो इसके बारे में अलग अलग कमिटीज ने कुछ कुछ रिपोर्ट्स भी दिए थे, अलग अलग रिकमेंडेशन भी दी थी। 1975 से ये जो है सिलसिला चालू होती आ रही है कि एक न्यूट्रल कॉलेजियम होनी चाहिए जिसके हिसाब से इन पोस्ट को फिल करनी चाहिए। तो अगर बात करेंगे लॉ कमीशन के रिपोर्ट, अगर 2015 के रिपोर्ट में, तो उनकी जो 255 जो रिपोर्ट थी उसमें भी इसके बारे में मेंशन किया गया था। सेकेंड एआरसी रिपोर्ट यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के जो 2009 के जो सजेशंस थे, उसमें भी एक न्यूट्रल कॉलेजियम्स के बारे में मेंशन किया था, ताकि इलेक्शन कमिश्नर जो दो इलेक्शन कमिश्नर है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके अपॉइंटमेंट में उस कमिटी के थ्रू होनी चाहिए। यहाँ पे दिनेश गोस्वामी कमेटी ने 1990 में भी ऐसे ही कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि न्यूट्रल अथॉरिटीज होनी चाहिए, चाहे वो एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें उन्होंने रिकमेंड किया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। तो वहां पे जो है मेनली सॉरी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यहाँ पे उन कमिटी के द्वारा जो है इलेक्शन कमिश्नर की जो है चुनाव होनी चाहिए। यहाँ पे 1975 में अगर देखेंगे, जस्टिस तरकुंदे कमेटी ने भी रेकमेंड दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करने के लिए यहाँ पे एक कमेटी होनी चाहिए, जहां पे प्रेसिडेंट को उस कमेटी की एडवाइस लेनी चाहिए। और यहाँ पे बोला गया था कि ये कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन तीनों को मिला के एक कमेटी बनानी चाहिए और उस कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से जो है जो मेन किसको चुनना है उनको चुनना चाहिए। तो यहां तक कमेटी के रिकमेंडेशंस के बारे में समझ लिया हमने। अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, यानी कि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है,
यूनियन और स्टेट में जो भी इलेक्शन होती है उसको कंडक्ट करती है। अभी अगर बात करेंगे जो लोकल बॉडीज है, चाहे वो पंचायत हो या फिर म्यूनिसिपैलिटीज, इनकी इलेक्शंस जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैंडल नहीं करती है। इनकी इलेक्शंस कौन हैंडल करती है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कई बार मेंशन किया है, आपको हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन सी इलेक्शंस कंडक्ट करती है? लोकसभा के इलेक्शन जो हो, राज्यसभा के इलेक्शंस जो हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस जो होती है, और उसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करती है। तो अगर बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एक पावर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ताकि कोई भी जो इलेक्शन हो उसकी जो सुपरिंटेंडेंस हो, उसके डायरेक्शंस यानी कि जो निरीक्षण करना हो, उसकी डायरेक्शंस देने हो, उसकी कंट्रोल करनी हो, सब कुछ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में रखा हुआ है। कुछ भी अनफेयर एक्टिविटीज हो, कुछ भी अगर कहीं पे कुछ चेंजेस करना हो, डायरेक्शंस देने हो, ये इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर निर्भर करता है। तो एक चीज देखिए यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन जो है पहले जब फॉर्म किया गया था 1950 में, तो वहां पे सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। लेकिन 1989 में जो इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें ये थोड़ा सा प्रोसेस चेंज किया गया, यानी कि अभी सबसे ऊपर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और उसके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो यहां सब एक मीटिंग के थ्रू यहां पे सब कंडक्ट किया जाता है। तो अभी फिलहाल जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर मौजूद है। तो अगर बात करेंगे हम जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट के बारे में, तो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट जो है इलेक्शन कमिश्नर में यहाँ पे कुछ भी ऐसा एक प्रोसीजर के बारे में मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि कैसे उसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। लेकिन अगर बात करेंगे ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 में, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे जो है उनको अपॉइंटमेंट देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट्स के अलग अलग जो पावर्स है यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, अलग अलग जो यहाँ पे पावर होती है, उसमें जो अपॉइंटमेंट की जो बात आती है ये प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर में आती है। आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं ऐसे सवाल। देन अगर बात करेंगे आर्टिकल 324 के जो क्लॉज 5 है, तो यहां पे पार्लियामेंट के पास ये ताकत है, ये पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि इलेक्शन कमिश्नर की जो कंडीशंस है सर्विस की, उनकी जो टेन्योर है उसको रेगुलेट कर सकती है, यानी कि अलग अलग तरीके से यहां पे जो है बिल पास करके उसको रेगुलेट किया जा सकता है। आर्टिकल 324 के जो क्लॉज 2 में बताया गया है, प्रेसिडेंट जो है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो एड एंड एडवाइस हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनके एडवाइस पे जो है इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंट करता है। तो ये जो प्रोसेस तब तक रहेगा जब पार्लियामेंट में एक कुछ ऐसा कानून ना पब्लिश हो जाए ताकि जो सिलेक्शन प्रोसेस, कंडीशंस ऑफ सर्विस और टेन्योर को चेंज किया जा सके। यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है कैसी होनी चाहिए, कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, उसमें सर्विसेज कैसी होनी चाहिए, जो टेन्योर कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में चेंजेस किए जाए। तो एक चीज देखिए, इलेक्शन कमिश्नर जब भी इलेक्शंस को कंडक्ट करते हैं ये अनफेयर होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर, मान लीजिए कि लोकसभा में एक पर्टिकुलर पार्टी की जो बहुमत है, तो यहां पे उस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ने जब अपॉइंटमेंट दिया, तो वो उस पार्टी की अगर कुछ भी नाइंसाफी हो जाए, कुछ इनजस्टिस हो जाए, तो अनबायस्ड डिसीजन दे सके। यानी कि उनकी जो डिसीजन सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, अनबायस्ड नहीं होनी चाहिए जब भी देश में कुछ भी इलेक्शंस हो। दूसरी बात है कि यहां पे पार्लियामेंट में इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि ऐसी कुछ कमिटी या ऐसे कुछ प्रोसेस होनी चाहिए जिसके थ्रू इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट हो सके, ताकि इंडिया में मेनली जो चुनाव हम लोग करके भेजते हैं, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन हो या फिर इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के हो, तो वो अनफेयर बेसिस पे हो सके। तो इसी के बारे में कंप्लीटली इस पे डिस्कशन किया गया था कि एक इंडिपेंडेंट कॉलेजियम फॉर्म होनी चाहिए, और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की गई थी। तो आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कैसी राय देती है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो डेफिनेटली आई थिंक इस आर्टिकल से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।